हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड आज के इस लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करेंगे थेफ्ट ऑफेंस को अंडर सेक्शन 378। बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाला है ये लेक्चर, सो एंड तक ज़रूर देखिएगा। एंड ये लेक्चर उन सभी स्टूडेंट्स के लिए इम्पॉर्टेंट होगा जो क्लैट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जुडिशरी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, JLO की प्रिपरेशन कर रहे हैं, APO की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो उन सभी के लिए। और अगर आप अपने सेमेस्टर एग्ज़ाम्स को क्लियर करने के लिए कोई वीडियो ढूंढ रहे हैं जिसके अंदर आपको थेफ्ट ऑफेंस की कुछ क्लैरिटी मिल जाए, इजी एक्सप्लेनेशन मिल जाए, तो आप सही जगह पर हैं। ये वीडियो आप ही के लिए है। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले थेफ्ट जो है कौन से सेक्शन के अंदर डिफाइन किया गया है, IPC के सेक्शन नंबर 378 के अंदर थेफ्ट को बताया गया है। अब इसके कुछ एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स भी हैं। क्या क्या हैं? सबसे पहला डिसऑनेस्टली, फ्रॉडुलेंटली, मूवेबल प्रॉपर्टी, आउट ऑफ पोजेशन और मूव्स द प्रॉपर्टी। तो सबसे पहला एसेंशियल है डिसऑनेस्टली। डिसऑनेस्टली का मतलब क्या है? डिसऑनेस्टली का मतलब है, जैसे सपोज A ने B के साथ थेफ्ट कमिट किया, तो A ने अगर B के साथ थेफ्ट कमिट किया तो A ने B की कोई प्रॉपर्टी ऑब्टेन कर ली होगी, कोई मूवेबल प्रॉपर्टी, क्योंकि यहाँ पे हमने देख ही लिया है कि मूवेबल प्रॉपर्टी है जो एक एसेंशियल है थेफ्ट का। अब यहाँ पे वो मूवेबल प्रॉपर्टी को जब इसने ऑब्टेन करा तो यहाँ पर A ने क्या करा, अपने आप को रॉन्गफुल गेन पहुँचाया और रॉन्गफुल लॉस हुआ B को, यानी कि जो उस प्रॉपर्टी का ओनर था उसको तो हो रहा है रॉन्गफुल लॉस एंड रॉन्गफुल गेन हो रहा है चोर को, जिसने चोरी करी। तो यहाँ पर रॉन्गफुल गेन इसलिए क्योंकि वो जो चोर है, वो जो पर्सन है जिसने थेफ्ट कमिट किया है, वो एक्चुअली में एंटाइटल्ड नहीं था उस प्रॉपर्टी के लिए, उस प्रॉपर्टी की पोजेशन को लेने के लिए। तो यहाँ पे एक्चुअल ओनर ही एंटाइटल्ड था, तो इसीलिए यहाँ पर हम इसको बोल रहे हैं रॉन्गफुल गेन, जो गलत तरीके से, लीगल तरीके से नहीं लिया है आपने, आप एंटाइटल्ड नहीं थे जिस चीज़ के लिए, तो उसी चीज़ को हम बोलते हैं यहाँ पर डिसऑनेस्टली। दूसरा है फ्रॉडुलेंटली। फ्रॉडुलेंटली के अंदर यहाँ पर इंटेंशन होनी चाहिए डिफ्रॉड करने की। एक ही इंटेंशन थी कि वो B के साथ कोई ऐसा फ्रॉड कमिट करेगा, उसकी चीज़ ले लेगा। प्रॉपर्टी कैसी होनी चाहिए? सब्जेक्ट मैटर क्या है प्रॉपर्टी का? तो मूवेबल प्रॉपर्टी। कभी भी इमूवेबल प्रॉपर्टी का थेफ्ट कमिट नहीं किया जा सकता, हमेशा प्रॉपर्टी मूवेबल ही होनी चाहिए थेफ्ट ऑफेंस के लिए। इसके बाद आउट ऑफ द पोजेशन, पोजेशन से बाहर लेकर आ रहे हो आप प्रॉपर्टी को। यहाँ पर आउट ऑफ द पोजेशन ऑफ दैट पर्सन की बात की गई है, ओनर की बात नहीं की गई है। तो यहाँ पर जो A है वो B की पोजेशन से बाहर लेकर जा रहा है उन गुड्स को, तो यहाँ पर ये चोरी हो मानी जाएगी। और यहीं पर अगर मैं आपको दूसरा एग्जांपल दूँ एक और, A ने अपना कोई गुड्स या गोल्ड का बॉक्स B के पास रखवाया और बोला भाई इसको आप सेफली अपने पास रखना, क्योंकि मैं कहीं बाहर जा रहा हूँ, तो इस मेरे सामान का ध्यान रखना। यहाँ पर B ने उस सामान का ध्यान तो रखा, लेकिन एक बारी ऐसा हुआ कि जो C है वो है थीफ। वो एक बारी B के घर आया और B का भी कई सारा सामान चुरा के ले गया, और साथ ही साथ जो A का बॉक्स था ना वो भी लेकर चला गया। यानी कि अब यहाँ पे वो जो बॉक्स था वो चोरी हो गया। अब यहाँ पर जो क्या हुआ, ऑफेंस कमिट हुआ, थेफ्ट कमिट हुआ ना यहाँ पर ऑफेंस। लेकिन क्या B जो था उस बॉक्स का ओनर था? नहीं था, वो बॉक्स तो A का था। तो यहाँ पर भी थेफ्ट कमिट हो रहा है ना, तो यहाँ पर आउट ऑफ द पोजेशन लेकर जा रहे हैं हम। पोजेशन किसी भी के भी पर्सन के पास हो सकता है, मतलब वो चीज़ किसी भी पर्सन के पास हो सकती है। जैसे हस्बैंड की प्रॉपर्टी है वाइफ के पास, लेकिन वाइफ से चोर जो है चुरा कर ले गया, तो यहाँ पर थेफ्ट कमिट हो गया ना, तो ओनर होना ये ज़रूरी नहीं है। इसके बाद प्रॉपर्टी को मूव करना एक जगह से दूसरी जगह। यहाँ पर प्रॉपर्टी को मूव करने का मतलब क्या है? अब इसको भी आप एक एग्जाम्पल के थ्रू समझ सकते हैं, बहुत इजी हो जाएगा ये समझना एग्जाम्पल के थ्रू। जैसे A है, A गया B के घर गेस्ट बन के। अब यहाँ पर जब A B के घर गेस्ट बनकर गया, यहाँ पर B ने उसको लिबर्टी दी कि आप यहाँ पर बैठिए सोफे पर आराम से, रेस्ट करो 2 मिनट, मैं अभी आ रहा हूँ, बस ऐसे करके बोल के वो चला गया। यहाँ पर A ने B के घर में जब गया है तो B के घर में जितना भी सामान रखा है, टेबल पे, चेयर पे, कहीं पर भी, पूरे कमरे में, वो सब B के पोजेशन में माना जाएगा। अब यहाँ पर B के घर में एक टेबल था और टेबल के ऊपर एक गोल्ड की रिंग रखी हुई थी। A ने क्या किया, उस रिंग को लिया और कहीं सोफे के साइड में, कहीं कुछ कपड़े के नीचे कहीं छुपा दिया। यहाँ पर इस रिंग को इसके छुपाने का मतलब क्या था कि भाई मैं ये यहाँ से जब मैं जाऊँगा तब मैं लेता हुआ चला जाऊँगा,
यानी कि ये चोरी ही करना चाहता था। लेकिन यहाँ पर इसने क्या किया, बस प्रॉपर्टी को मूव कर दिया, यानी कि टेबल पर रखी थी, टेबल से प्रॉपर्टी उठाई और कहीं दूसरी जगह पर रख दी। ऐसी जगह पर, मतलब कहीं पे भी रख दी हो वो मैटर नहीं करता, बट ए ने अभी फ़िलहाल ऐसी जगह पर रखी कि जब मैं यहाँ से निकलूँगा और मैं उस प्रॉपर्टी को लेकर चला जाऊँगा और मैं बेच दूँगा ताकि मुझे भी फ़ायदा हो जाए। लेकिन ए ऐसा नहीं कर पाया, तो यहाँ पर अटेम्प्ट टू थेफ्ट हो गया। लेकिन अगर ए सिर्फ प्रॉपर्टी को मूव भी कर देता है तो यहाँ पर क्या होता है, थेफ्ट जो है ऑफेंस कमिट हो जाता है। प्रॉपर्टी को सिर्फ मूव करने से ही थेफ्ट का ऑफेंस कमिट हो रहा है। एक्चुअली में ए चाहे उस प्रॉपर्टी को लेकर गया या नहीं गया वो मैटर नहीं करता, तो यहाँ पे अटेम्प्ट काउंट नहीं माना जाएगा, यहाँ पर यही माना जाएगा कि थेफ्ट ऑफेंस कमिट हो गया। इसके बाद कुछ एक्सप्लेनेशंस दिए गए हैं। एक्सप्लेनेशंस क्या है? एक्सप्लेनेशन 1 बात करता है कि जो थिंग्स अटैच है लैंड के साथ, अगर आप उसको सिवियर कर देते हो, हटा देते हो लैंड से, या कनेक्शन जो है लैंड और उस गुड्स का उनको काट देते हो, ख़त्म कर देते हो, सिवियर कर देते हो, अलग कर देते हो, तो वो जो थिंग्स हैं, वो जो गुड्स हैं, वो कैसे बन जाएंगे? मूवेबल बन जाएंगे। तो ऐसी चीज़ें जो लैंड से जुड़ी हुई हैं और उनका पर्पस ही ये है कि एट द एंड उनको कटना ही है, जैसे क्रॉप्स या वुड, तो यहाँ पर हम लकड़ी को पैदा ही इसलिए कर रहे हैं, लकड़ी को उगाए इसलिए रहे हैं, पेड़ को उगाए ही इसलिए रहे हैं ताकि हम उसको एट द एंड लकड़ी, जब पेड़ थोड़ा बड़ा हो जाए, लकड़ियों को काट सकें और यूज़ में ला सकें। तो यहाँ पर ये क्या कैटेगरी में फॉल करेगी, कौन सी प्रॉपर्टी कहलाएगी? ये मूवेबल प्रॉपर्टी कहलाएगी। एक बारी आपने सिवियर कर दिया, मूवेबल प्रॉपर्टी का ही थेफ्ट हो सकता है। इमूवेबल प्रॉपर्टी थी, इमूवेबल प्रॉपर्टी को आपने सिवियर कर दिया लैंड से, क्योंकि वो लैंड से कनेक्टेड थी। अब सिवियर करने को, सिवियर जैसे ही आपने किया, दैट मीन्स वो मूवेबल प्रॉपर्टी बन गई और आपने प्रॉपर्टी को भी मूव कर दिया, प्रॉपर्टी का मूव हो गया, दैट मीन्स यहाँ पर थेफ्ट कमिट हो गया। तो अटेम्प्ट टू थेफ्ट की बात ही नहीं आएगी, मूविंग कर दिया, यहाँ पर ऑफेंस कमिट हो गया। रिमूविंग ऑब्स्टेकल, कोई ऑब्स्टेकल को रिमूव करना, जैसे कोई एक बुलक कार्ट खड़ी है, उस पर बहुत ज़्यादा कुछ ट्रेजर, मतलब सोने चांदी या कुछ ऐसे जवाहरात रखे हैं। अब यहाँ पर कोई एक पर्सन क्या करता है, उस ऑब्स्टेकल को हटा देता है, जिस ऑब्स्टेकल की वजह से वो जो बुलक कार्ट है वो वहाँ पे टिकी हुई थी। अब जैसे ही ऑब्स्टेकल हटाया, वो जो बुलक कार्ट है वो वहाँ से मूव होने लगी, तो यहाँ पे मूव हो गई ना प्रॉपर्टी। जैसे ही मूव हुई, यहाँ पर पर्सन लायबल हो गया फॉर थेफ्ट। नेक्स्ट एक्सप्लेनेशन है कॉजिंग एनिमल टू मूव। यहाँ पर अगर किसी एनिमल को भी मूव करवाया जा रहा है तो यहाँ पर भी थेफ्ट कमिट हो रहा है। एनिमल को मूव कराने का मतलब क्या है? जैसे सपोज कोई डॉग है और डॉग को अगर आप बेट करते हो या उसको कुछ भी ऐसी चीज़ दिखाते हो जिससे वो इन्फ्लुएंस हो जाए और अपनी जो उसका मेन रास्ता है वो भूल जाए और दूसरे रास्ते पे जाने लग जाए। जैसे ही डॉग ने वो रास्ता बदला, यहाँ पर आपने थेफ्ट कमिट कर दिया। इसके बाद एक्सप्लेनेशन 5 बात करता है कंसेंट की। अब यहाँ पर जो थेफ्ट है वो हमेशा विदाउट कंसेंट होता है ऑफ दैट पर्सन। आउट ऑफ द पोजेशन तो हम कर रहे हैं उस प्रॉपर्टी को, उस पर्सन की, लेकिन क्या उस पर्सन की कंसेंट होती है इसमें? नहीं, विदाउट कंसेंट होता है। तो यहाँ पर अगर कोई पर्सन डिफेंस लेगा या बताएगा कि दही यहाँ पर तो कंसेंट थी पर्सन की, तो कंसेंट कैसी हो सकती है? कंसेंट एक्सप्रेस भी हो सकती है, इम्प्लाइड भी हो सकती है। यही चीज़ को बताया गया है। अभी तक हमने क्या क्या देखा? थेफ्ट कौन से सेक्शन के अंदर दे रखा है? थेफ्ट के अंदर इंटेंशन और मेंसरी या तो है ही, डिसऑनेस्टली, फ्रॉडुलेंटली, मूवेबल प्रॉपर्टी, आउट ऑफ पोजेशन, मूव्स द प्रॉपर्टी, एंड विदाउट कंसेंट। एक और एसेंशियल है विदाउट कंसेंट, जो यहाँ पे मेंशन नहीं किया था मैंने। और इसके बाद हमने देखे कुछ एक्सप्लेनेशन। सबसे पहला कि कोई जो थिंग्स अटैच है लैंड के साथ, हम उसे सिवियर कर देते हैं तो वो मूवेबल बन जाता है। सिवियरेंस करने को ही हम मूविंग ऑफ द प्रॉपर्टी कंसिडर करेंगे। ऑब्स्टेकल को रिमूव करना भी थेफ्ट की कैटेगरी में फॉल करेगा। एनिमल को बेट करना भी थेफ्ट की कैटेगरी में फॉल करेगा, जैसे ही एनिमल अपना रास्ता बदल लेता है। एंड कंसेंट 2 टाइप से हो सकती है, एक एक्सप्रेस और एक इम्प्लाइड। इसके बाद आ जाओ अब आप कुछ एग्जाम्पल्स पर, जैसे एग्जाम्पल्स से और ज़्यादा ईजीली आप इस कॉन्सेप्ट को समझ पाओगे। अब एग्जाम्पल्स क्या है? सबसे पहला एग्जाम्पल है, ए ने क्या करा, ट्री को कट करा, और ट्री कहाँ पर है? जेड की लैंड के अंदर है। तो यहाँ पर सबसे पहले तो जो ट्री है वो इमूवेबल प्रॉपर्टी है। इमूवेबल प्रॉपर्टी को आपने कट करा, क्या कर दिया? सिवियर कर दिया। सिवियर करने को हम क्या कंसिडर कर रहे हैं? मूविंग कंसिडर कर रहे हैं।
मूविंग कंसीडर करा हमने, यानी कि थेफ्ट कमिट हो गया यहाँ पे। एक तो आप दूसरे की लैंड में हो, यानी कि दूसरे की लैंड में जो भी सारी चीज़ें हैं वो जेड पर्सन से ही बिलोंग करती है। ए जेड की लैंड पे गया और जेड का ही पेड़ काटा, तो यहाँ पर जो जेड की प्रॉपर्टी है उसको थेफ्ट करने की कोशिश करी ए ने, तो यहाँ पे थेफ्ट ऑफेंस कमिट हो गया। इसके बाद डॉग को बेट करने का एग्जाम्पल मैंने बताया, जैसे ही डॉग उस बेट को देखकर आपको फॉलो करना स्टार्ट कर देता है, यहाँ पर थेफ्ट ऑफेंस कमिट हो गया। इसके बाद एक बुलक कार्ट जिसमें ट्रेजर बहुत ज़्यादा भरा हुआ है, अब उस ट्रेजर को आपको लेना है या आप उस पूरे ट्रेजर को एक्वायर करना चाहते हो, तो आपने कुछ एक ऑब्स्टेकल जो उस बुलक कार्ट पे लगा हुआ था आपने वो हटा दिया, ताकि बुलक कार्ट आप तक आ जाए या आप उस तक जाओ, बुलक कार्ट मूव होने लग जाए। तो यहाँ पर भी आपने थेफ्ट कमिट कर दिया। अब यहाँ पे देखो ए ने क्या करा, अपनी गोल्ड चेन दे दी अपने सर्वेंट को और बोला इसको ध्यान से रखो, या मे बी उसको कुछ काम बोला हो, ठीक है। तो अभी बोला आप इसको गोल्ड चेन को अपने पोजेशन में रखो, अभी मेरा कोई फ्रेंड आएगा उसको दे देना। लेकिन सर्वेंट ने क्या किया, सर्वेंट ने उस गोल्ड चेन को ले जाकर सेल कर दिया। अब यहाँ पे जब गोल्ड चेन सेल कर दी उसने, तो यहाँ पर सर्वेंट ने कौन सा ऑफेंस कमिट किया, क्योंकि यहाँ पर सबसे पहले तो देखो वो जो गोल्ड चेन थी किस पर्सन के पोजेशन में थी, सर्वेंट के। सर्वेंट खुद उस गोल्ड चेन को लेकर जा रहा है और सेल कर रहा है, तो यहाँ पे थेफ्ट तो अप्लाई होगा ही नहीं। अब यहाँ पर देखो क्या क्या एसेंशियल्स मिसिंग है। सबसे पहले तो वो जो पर्सन है सर्वेंट, वो खुद अपनी पोजेशन से गुड्स दे रहा है, मतलब सेल कर रहा है, तो यहाँ पे विदाउट कंसेंट तो हुआ ही नहीं, विद कंसेंट हुआ। आउट ऑफ द पोजेशन जाना चाहिए विदाउट कंसेंट, तो सर्वेंट की पोजेशन से तो जा रहा है, यानी कि वो सेल तो कर रहा है लेकिन विद कंसेंट है ना। और यहाँ पर हम आउट ऑफ द पोजेशन उस पर्सन की बात करते हैं जिसकी पोजेशन में गुड्स हैं, मास्टर की तो बात ही नहीं कर रहे हैं, यानी कि वो जो रियल ओनर है उन गुड्स का उसकी तो बात ही नहीं कर रहे हैं। मूवेबल प्रॉपर्टी, बिल्कुल गोल्ड चेन मूवेबल प्रॉपर्टी है। डिसऑनेस्ट और फ्रॉडुलेंट इंटेंशन भी है, लेकिन यहाँ पर स्टिल थेफ्ट कमिट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ये जो ओनर है, ओनर ने सर्वेंट को उस चीज़ को रखने के लिए बोला था कि भाई इसको आप टेक केयर करो, लेकिन सेल करने के लिए नहीं बोला था। तो यहाँ पे एक दूसरा ऑफेंस कमिट होगा जो है क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। एक ट्रस्ट का रिलेशनशिप था मास्टर और सर्वेंट के बीच में। मास्टर ने सर्वेंट को बोला आप इस चीज़ का ध्यान रखो या आप मेरी इस चीज़ को टेक केयर करो, अपने पोजेशन में रखो। इसका मतलब ये तो नहीं है ना मास्टर उन सभी चीज़ों को सेल कर देगा, बेच देगा अपने प्रॉफिट के लिए। यहाँ पर उसने क्या कर दिया, ट्रस्ट को ब्रीच कर दिया, तोड़ दिया, ख़त्म कर दिया। इसके बाद नेक्स्ट इलस्ट्रेशन कहती है कि जेड का घर है। अब जेड के घर में जो भी सारी चीज़ें रखी हैं वो जेड की ही मानी जाएंगी। तो यहाँ पर ए इंसान आया और उसने गोल्ड की रिंग को हाइड कर दिया। उसने देखा वहीं पे टेबल पे गोल्ड की रिंग रखी थी, दैट मीन्स वो रिंग जेड से ही बिलोंग करती होगी या मे बी जेड की वाइफ की होगी। यहाँ पर ए ने उस रिंग को हाइड कर दिया, छुपा दिया। अब इस रिंग को छुपाना क्या कमिट हो गया, जैसे ही आपने छुपाया दैट मीन्स आपने उस प्रॉपर्टी को मूव कर दिया। मूव करने से क्या कमिट हो गया, थेफ्ट ऑफेंस कमिट हो गया। नेक्स्ट एग्जाम्पल, ए ने क्या करा, एक अपनी घड़ी रिपेयरिंग के लिए दी बी को, ठीक है। बी ने उस वॉच को अपने पास रिटेन रखा कि जब तक तुम मेरा डेप्ट पे नहीं करते मैं इस वॉच को अपने पास सिक्योरिटी के तौर पे रखूँगा। अब बी को सिक्योरिटी चाहिए थी कि भाई ए जो है अपना डेप्ट पता नहीं पे करेगा या नहीं करेगा, तो मेरे पास इसकी एक प्रॉपर्टी आ गई, अब तो ये डेप्ट ज़रूर पे करेगा, कर ही देगा। ए ने उसको रिपेयरिंग के लिए दी थी लेकिन बी ने रिटेन कर लिया। बी ने भी गलत किया क्योंकि रिपेयरिंग के लिए दी थी तो रिपेयरिंग के करके उसको वापस दे देना चाहिए था, बट बी ने रिटेन किया तो ठीक है, कोई बात नहीं। यहाँ पर ए ने एंटर करा बी के घर में या बी के जो भी दुकान थी वहाँ पर और अपनी वॉच को फोर्सफुली ऑब्टेन कर लिया। क्या ये थेफ्ट कमिट किया? तो यहाँ पर क्या एसेंशियल देखेंगे हम, डिसऑनेस्टली और फ्रॉडुलेंटली। क्या ए की इंटेंशन ऐसी थी? नहीं, क्योंकि ए तो अपनी ही प्रॉपर्टी को लेने गया था। तो यहाँ पर सारे एसेंशियल्स थेफ्ट के फुलफिल नहीं होते हैं, इसीलिए ये थेफ्ट की कैटेगरी में नहीं फॉल करेगा। नेक्स्ट इलस्ट्रेशन देखो, ए बिलीव कर रहा है दैट प्रॉपर्टी उसकी है, तो यहाँ पर वो प्रॉपर्टी को जेड से ले लेता है। तो यहाँ पर क्या वो थेफ्ट कमिट कर रहा है? नहीं, क्योंकि वो ये बिलीव कर रहा है कि ये प्रॉपर्टी मेरी खुद की है और वो किसी दूसरे पर्सन से उस प्रॉपर्टी को ले लेता है बाय फोर्सफुली मीन्स और कैसे भी किसी भी तरीके से। यहाँ पर थेफ्ट ऑफेंस कमिट नहीं हो रहा, क्योंकि वो जो ए पर्सन है उसकी इंटेंशन कैसी है, ना ही फ्रॉडुलेंटली है ना ही डिसऑनेस्टली है। वो ये बिलीव करके चल रहा है कि ये प्रॉपर्टी मेरी खुद की है, लेकिन
अगर इसी केस के अंदर मैं दूसरी सिचुएशन बताऊं, ए बिलीव कर रहा था कि ये प्रॉपर्टी मेरी है और उसने जेड से उस प्रॉपर्टी का पोजेशन ले लिया, लेकिन थोड़े समय बाद उसको ये रियलाइज़ हो गया कि ये प्रॉपर्टी एक्चुअली में मेरी नहीं है, ये तो जेड की ही है, और फिर भी उसने उस प्रॉपर्टी को अपने पास ही रखा। तो यहाँ पर ये थेफ्ट माना जाएगा कि नहीं माना जाएगा? यहाँ पर भी ये थेफ्ट वैसे तो नहीं माना जाएगा, क्योंकि उस समय उसकी इंटेंशन ऐसी नहीं थी। अब उसको पता चल गया तो वो अपने रियल ओनर को दे देगा, लेकिन जिस समय वो उस जेड से उस प्रॉपर्टी को ले रहा था उस समय उसकी इंटेंशन ऐसी ही थी, यानी कि डिसऑनेस्ट इंटेंशन थी, फ्रॉडुलेंटली थी, मतलब वो जान के दूसरे की प्रॉपर्टी को अपने पोजेशन में लाना चाहता था। उसके पास कोई रीज़न नहीं था ये बिलीव करने का कि ये मेरी प्रॉपर्टी है, फिर भी उसने ऐसा किया, तो यहाँ पर ये थेफ्ट कमिट कर देगा। इसके बाद नेक्स्ट एग्जाम्पल, ए ने क्या करा, बुक ली जेड के लाइब्रेरी से, और ए और जेड क्या थे, आपस में दोस्त थे, और जेड ने ए को इतनी लिबर्टी दे रखी थी कि आप जब भी आओ मेरी लाइब्रेरी में आ सकते हो, जो भी बुक चाहिए आप लेकर जा सकते हो पढ़ने के लिए। यहाँ पर एक दिन जेड अगर लाइब्रेरी में मौजूद नहीं था और ए जाके बुक ले लेता है, लेकिन उसकी इंटेंशन क्या है कि मैं इस बुक को पढ़ने के बाद रिटर्न कर दूंगा, तो क्या ये थेफ्ट कमिट हो रहा है? आंसर इज नो, यहाँ पर थेफ्ट कमिट नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि इंटेंशन कैसी है, डिसऑनेस्ट इंटेंशन तो है ही नहीं ना, रिटर्न करने की इंटेंशन है। तो यहाँ पर एक एसेंशियल और निकल के आया है कि जो भी हम आउट ऑफ द पोजेशन लेते हैं उस प्रॉपर्टी को, वो परमानेंट के लिए लेते हैं। उस प्रॉपर्टी को हम परमानेंटली ले रहे हैं, हमारा ऐसा इंटेंशन नहीं है कि थोड़े समय हम इसको यूज़ करेंगे और फिर वापस रिटर्न कर देंगे। तो प्रॉपर्टी ले रहे हैं हम, लेकिन परमानेंटली ले रहे हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, ए इज पैरामोर ऑफ जेड्स वाइफ। यहाँ पर ए जो है वो प्रेमी है जेड की वाइफ का, और जेड की जो वाइफ है वो क्या करती है, जेड की प्रॉपर्टी ए को दे देती है। तो क्या जेड की प्रॉपर्टी ए को दे रही है कौन? उसकी वाइफ। तो क्या जेड इस चीज़ को कंसेंट करेगा? जेड कभी भी इस चीज़ को कंसेंट नहीं करेगा। जेड कभी भी इस चीज़ के लिए कंसेंट नहीं देगा कि भाई मेरी वाइफ मेरी प्रॉपर्टी अपने प्रेमी को दे दे। तो यहाँ पे ऐसा चीज़ कभी भी होएगी ही नहीं, तो यहाँ पे ऐसी चीज़ नहीं होगी, तो इस चीज़ को हम थेफ्ट की कैटेगरी में फॉल करेंगे। ऑन द अदर हैंड, अगर वाइफ, जेड की वाइफ जो है वो चैरिटी करती है, किसी को वैसे ही कुछ गुड्स दे रही है, मे बी कुछ कपड़े दे रही है, खाने का सामान दे रही है, या कुछ पैसे भी दे रही है, तो यहाँ पे क्या थेफ्ट कमिट हो रहा है? नहीं, यहाँ पर थेफ्ट कमिट नहीं हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर इन गुड फेथ भी कर रही है वाइफ, प्लस दूसरी जगह जो जेड है, ये भी हम प्रिज्यूम करके चलेंगे कि जेड तो इस चीज़ के लिए कंसेंट दे ही देगा ना। तो यहाँ पर बेसिकली वाइफ के पास इतनी तो अथॉरिटी है कि वो ऐसा काम कर सकती है, बट इतनी अथॉरिटी नहीं है कि अपने प्रेमी को वो जेड की प्रॉपर्टी ऐसे दे रही है। तो यहाँ पे इंटेंशन देखी जाएगी, किस इंटेंशन से आप दे रहे हो। इसके बाद यहाँ पर अगर ए क्या करता है, पिक करता है जेड की पॉकेट, जहाँ पर उसके कंपेनियन भी उसके आसपास मौजूद हैं। जैसे ये एक पर्सन है, ये है बस में, और ये बस में एक दूसरे पर्सन की पॉकेट में हाथ डाल के कुछ पर्स चुराने की कोशिश करता है या पैसे चुराने की कोशिश करता है, और इस इंसान के कई सारे कंपेनियन उसी बस में आसपास खड़े हैं। अब यहाँ पे ये जो कंपेनियंस आसपास खड़े हैं, और इस पर्सन का मैं नाम रख देती हूँ जेड, जिस पर्सन के जेब में आप पॉकेट में हाथ डाल के आप चोरी करने लगे थे, उस पर्सन का नाम है जेड। और अगर ये जेड कुछ भी किसी भी तरीके से रेजिस्ट करेगा, तो ये जो कंपेनियंस खड़े हैं ये क्या करेंगे, इस पर्सन को रेस्ट्रेंट करेंगे, पकड़ लेंगे, और जिस वजह से ये पर्सन पूरी तरीके से चोरी कर लेगा और यहाँ पे थेफ्ट कमिट हो जाएगा। तो इस तरीके का जो ऑफेंस है वो क्या कहा जाता है, एग्रावेटेड फॉर्म ऑफ थेफ्ट। तो जो थेफ्ट है, ये जितने भी हमने इलस्ट्रेशंस देखी, ये तो एक तरीके से हो गई सिंपल थेफ्ट। इसके बाद आ जाते हैं कुछ और एग्रावेटेड फॉर्म्स ऑफ थेफ्ट। सबसे पहले तो थेफ्ट की पनिशमेंट 3 साल फाइन और बोथ, दोनों भी मिल सकती है। 3 साल तो है ही, और साथ ही साथ फाइन, और सिर्फ फाइन भी दिया जा सकता है। तो जो ऑफेंस कमिट किया है, जितने अमाउंट का कमिट किया है, वो सारे चीज़ों को कंसिडर करते हुए, वो सारे फैक्टर्स को कंसिडर करते हुए कोर्ट जो है पनिशमेंट अवॉर्ड करेगी, सेंटेंस देगी। इसके बाद सेक्शन नंबर 380 बताता है थेफ्ट इन ड्वेलिंग हाउस। ड्वेलिंग हाउस का क्या मतलब हो गया, कोई ऐसा प्लेस है, कोई ऐसी जगह है, कोई ऐसी छत है जिसके नीचे या तो कोई व्यक्ति रहते हैं, या फिर कोई व्यक्ति अपनी कुछ प्रॉपर्टी को उस जगह पे रखे हुए हैं। जैसे वेयर हाउस हो गए या स्टॉक हाउस हो गए, मतलब जहाँ पे स्टॉक रखते हैं, किसी भी सामान का माल वाल रख रहे हैं, जो दुकान वाले हैं या जो शॉप्स वाले होते हैं,
वो किसी भी अपना स्टॉक रखते हैं ना कई सारे स्टोर रूम में, एक तरीके से स्टोर रूम की तरह, तो यहाँ पे वो हो गए एक तरीके से। ऐसी जगह पे अगर आप चोरी करते हो तो पनिशमेंट कितनी है, 7 साल और साथ ही साथ फाइन। अगर आप चोरी करते हो और आप क्लर्क हो और सर्वेंट हो, यानी कि मास्टर के घर अगर आप चोरी करें और आप सर्वेंट हो, आप क्लर्क हो और आप अपने एम्प्लॉयर के यहाँ पे चोरी कर रहे हो, तो ये भी और ज़्यादा सीरियस ऑफेंस हो जाएगा। ये एग्रावेटेड फॉर्म ऑफ थेफ्ट हो गई। यहाँ पर आपकी पनिशमेंट मिलेगी 7 ईयर्स एंड फाइन। साथ ही साथ अगर आप चोरी करते हो और चोरी करते समय आप प्रेपरेशन कर कर गए कि मैं डेथ कॉज कर दूंगा, मैं हर्ट कर दूंगा, मैं रेस्ट्रेंट कर दूंगा, तो जो ये मैंने एग्जाम्पल बताया था कि ए जो है वो चोरी करने गया जेड की, बस में थे ये दोनों, ट्रैवल कर रहे थे। ए जब जेड के पॉकेट में हाथ डाल रहा था तो ए के कंपेनियंस, दोस्त आसपास खड़े थे कि अगर जेड कभी भी रेजिस्ट करेगा तो हम क्या करेंगे, उसको शूट कर देंगे या हम इसको पकड़ के रखेंगे। शूट कर देंगे तो हो गया डेथ का एग्जाम्पल, पकड़ के रखेंगे तो हो गया रेस्ट्रेंट का एग्जाम्पल, हर्ट कर देंगे मे बी हाथ वाथ मरोड़ना या कस के पकड़ के रखना या सर पे कुछ मार दिया, पैर पे कुछ मार दिया, हाथ पे कुछ मार दिया, यहाँ पर ये हो गया हर्ट। तो कुछ भी ऐसा कर दिया हमने, डेथ कॉज कर दी या प्रेपरेशन कर कर भी गए, तब भी यहाँ पर ये ऑफेंस अट्रैक्ट हो जाएगा। एंड पॉइंट में तो आप क्या कर रहे हो, थेफ्ट ही कमिट कर रहे हो ना। जैसे ए जो है वो थेफ्ट कमिट करने गया, थेफ्ट करने गया यहाँ पर जेड के घर पे। अब जेड के घर में जब ए गया तो वो अपनी जेब में पिस्टल लेकर गया। इस पिस्टल को उसका ऐसे ये इंटेंशन नहीं था कि मैं चलाऊंगा ही, श्योरिटी नहीं थी कि हाँ मैं पिस्टल चलाऊंगा ही, बट अगर जेड उठ जाता, जेड के घर वो रात को गया था सपोज चोरी करने के लिए, अगर जेड उठ जाता या जब भी चोरी करने गया जेड घर पर नहीं था सपोज, अगर जेड घर पर होता तो ए पिस्टल को यूज़ करता, बिल्कुल करता, अपने आप को बचाने के लिए। तो यहाँ पर इस सिचुएशन के अंदर यही सेक्शन अट्रैक्ट होगा। यह एक एग्रावेटेड फॉर्म ऑफ थेफ्ट जहाँ पर ए जो है ऑलरेडी प्रिपरेशन करके जा रहा है, या तो वो एक तेज़ धार चक्कू अपने साथ रख के जा रहा है या पिस्टल रख रहा है या अपने कोई कंपेनियंस रखे हुए हैं उसने ऑलरेडी कि भाई आप रेस्ट्रेंट कर लेना, उसको पकड़ लेना अगर वो रेजिस्ट करे तो, ताकि मैं चुरा लूँ मुझे जो भी चुराना है। तो यहाँ पे अट्रैक्ट हो जाएगा सेक्शन नंबर 382। और यहाँ पर जो पनिशमेंट है वो है रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट ऑफ 10 ईयर्स। ये और ज़्यादा सीरियस ऑफेंस है, इसीलिए यहाँ पे पनिशमेंट भी ज़्यादा है, रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट ऑफ 10 ईयर्स एंड साथ ही साथ फाइन। सो होपफुली आपको ये पूरे प्रोविजन समझ में आए होंगे थेफ्ट के। दैट्स इट फॉर नाउ, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। एंड अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दो। और अभी तक अगर आपने मुझे टेलीग्राम पर फॉलो नहीं किया है, टेलीग्राम पर एक चैनल है जिस पे कुछ लॉ के रिगार्डिंग कुछ पीडीएफ्स तो मौजूद हैं ही जो आपको मिल जाएंगे वहाँ पे, साथ ही साथ करंट अफेयर्स के कुछ फ्लो चार्ट्स भी मैं वहाँ पे शेयर करती रहती हूँ। अगर आपको कुछ चाहिए भी तो भी आप डिमांड कर सकते हो, मैसेज कर दो चाहे इंस्टाग्राम पे, और कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हो कोई एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जिस पे आपको वीडियो चाहिए। सो दैट्स इट फॉर नाउ, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो।